नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमने इसके पहले जो क्लास डाल चुके हैं वो गोंडवाना रियासत की डाल चुके हैं और आज हम सिंधिया रियासत को आगे सेकंड रियासत पे सिंधिया रियासत पे आए हैं। आज हम सिंधिया रियासत को पढ़ेंगे पूरी तरह से। एक क्लास में एक रियासत को ख़त्म कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को शेयर करें। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में है, ज़्यादा आपको ऐसे कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बुक से ही बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हैं तो आप उन लोग तक ज़रूर शेयर करें जो अच्छे कंटेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम सिंधिया रियासत। अब सिंधिया रियासत में आप देख रहे होंगे, जो सिंधिया रियासत का क्षेत्र अगर आप देखोगे तो क्षेत्र आप मैप में जब ऐसे दर्शाओगे, क्षेत्र जब आप उनसे बताओगे तो क्षेत्र आप रुक जाने में 1 मिनट रुकना। हाँ, सिंधिया रियासत का आप अगर क्षेत्र देखेंगे तो क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र आपको नज़र आएगा, ये वाला क्षेत्र आपको नज़र आएगा। सिंधिया रियासत का क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश के उत्तर में, मध्य प्रदेश के उत्तर में। तो आप नॉर्थ साइड में मध्य प्रदेश के उत्तर में बता सकते हो कि सिंधिया रियासत का राज्य क्षेत्र था। आप इनका उद्भव जब देखोगे तो उद्भव देखोगे यहाँ पे, तो मराठा राज्य का जब उत्कर्ष हुआ, जब औरंगजेब का पतन हुआ, समझ रहे हो, जब औरंगजेब का पतन हुआ 7वीं शताब्दी में, तब उस टाइम पे इनका प्रारंभ माना जाता है। कब माना जाता है? जब औरंगजेब समाप्त हो रहा था, औरंगजेब समाप्त हो रहा था और मराठा साम्राज्य का उदय, मतलब मराठा साम्राज्य के अंडर में ही आते सिंधिया। इसीलिए जब आप देखते हो जब मुगल समाप्त होते हैं तब मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। तो आप ये चीज़ बता सकते हो इंट्रो में थोड़ा सा कि जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, पतन के पश्चात सिंधिया वंश का उदय हुआ, जब प्रारंभ हुआ, उत्कर्ष हुआ। पहले ये सिंधे नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? सिंधे नाम से जाने जाते थे। बाद में इनको सिंधिया बोलने लगे। संबंध इनका महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से इनका संबंध है। संस्थापक के रूप में अगर हम देखें तो राणोजी शिंदे के नाम से जानते हैं। किनको? राणोजी शिंदे के नाम से व्यक्ति को जानते हैं, जिनको इनका संस्थापक बोला जाता है। तो आपसे अगर पूछे, आपको अगर मान लीजिए सिंधिया रियासत 2 नंबर में या 7 नंबर में लिखने आ जाता है, कौन सा? सिंधिया रियासत, तो आपको ये चीज़ जरूर बताना है कि भैया इनका उत्कर्ष किसके बाद हुआ है। ठीक है, आपको ये इंट्रो जरूर देना है। इसके अलावा आपको ये जरूर बताना है कि इसकी संस्थापक कौन रहे हैं। तो राणोजी शिंदे रहे हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ? सतारा के कनहर खंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड 2 मत मानते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया या फिर ये मुनबी जाति के कृषक थे। कौन सी जाति के? मुनबी जाति के कृषक थे, या सेंद्रक नामक क्षत्रिय थे। तो समझ रहे हो, सेंद्रक नामक, जिनको बाद में सिंधे बोलने लगे। सेंद्रक से सेंद्रे और सेंद्रे से सिंधे बोलने लगे। तो ऐसा इनकी उत्पत्ति मानते हैं कि भैया ऐसी चीज हुई होगी। समझ रहे हैं आप, ऐसी चीज हुई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब आप कहाँ पे आएंगे? अब आएंगे भैया कि होता क्या है, कैसे शुरुआत होती है सिंधिया वंश की, या क्या स्टार्ट होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि होता ये है कि 2 नवंबर 1731 की बात है। कब की? बस याद नहीं रखना आप, 1731 थोड़ा सा याद रख लेना। 1731 के टाइम की बात है। जो मराठा साम्राज्य था, मराठा थे जो, उनको जो ये क्षेत्र था, उत्तरी वाला क्षेत्र था, तो 3 हिस्सों में इनको बांट दिया। कौन कौन से? होलकर, सिंधिया और पवार। कौन से? 3 हिस्सों में इसको बांट दिया, जिसमें से एक सिंधिया थे। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब आप देखोगे सिंधिया राजवंश के बारे में। सिंधिया राजवंश के बारे में ये शासकों के नाम लिखे हुए हैं। आप शासकों के नाम देखिए। हाँ, देखिए, राणोजी सिंधिया पहले थे, जयाजीराव सिंधिया, जयप्पा बोलते हैं इनको, दत्ताजी सिंधिया, जनकोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, अली शाह, जनकोजी राव, भागीरथ राव या जयाजीराव, माधवराव, लास्ट अंतिम शासक थे जीवाजीराव सिंधिया, जिनके टाइम पे मध्य प्रदेश में विलय हो गया इनका। कब हो गया? इनके टाइम पे मध्य प्रदेश में इनका विलय हो गया। ठीक है, तो अब आप पढ़ेंगे स्टार्ट से। कहाँ से? राणोजी शिंदे से, जब इनके संस्थापक के रूप में जिनको हम मानते हैं। ठीक है, जिनको हम मानते हैं संस्थापक के रूप में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपसे मान लीजिए, चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है, अगर आपसे सिंधिया रियासत पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को बोल दे, क्या बोल दे कि सिंधिया रियासत पे आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मान लीजिए 7 नंबर में आपसे पूछ लिया। ठीक है, सिंधिया रियासत में संक्षिप्त टिप्पणी, तो आप क्या बताओगे इसमें? आप क्या बताओगे? तो आप पहली चीज़ तो बताओगे भैया इसकी स्थापना कब हुई? 1731 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? संस्थापक बता दोगे भैया राणोजी शिंदे थे इनके संस्थापक थे। ठीक है, इतिहास थोड़ा सा मैंने बता ही दिया आपको कैसा कैसा हुआ। आप इसकी राजधानी बता दोगे। राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी पहले उज्जैन थी। क्या थी? आप ये चीज़ याद रखना, सिंधिया वंश की जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो उज्जैन हुआ करती थी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, बाद में इसको लश्कर या ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया। लश्कर या ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया, ये भी आप बता दोगे। फिर लास्ट में बताओगे आप प्रमुख शासक।
प्रमुख शासक। तो मैंने जो नाम बताए ना वो नाम बस आप लिख दोगे प्रमुख शासकों के, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम राणोजी शिंदे से। राणोजी शिंदे से ईयर देखिए, ईयर एक बार देखिएगा। पहली चीज़ मैंने इसको बता के रखा है कि कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 3 नंबर में। पहले 5 में आता था तो पहले 5 के हिसाब से नोट बने थे, लेकिन अब 7 में 2 या 7 आप बोल सकते हो कि 2 मार्क और 7 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप देखिए राणोजी शिंदे जो थे उनने लगभग 1726 से 45 के मध्य शासन किया। मतलब आपको ये 1726 जो दिख रहा है, ये जब मराठा साम्राज्य में साथ में थे तब से ये ईयर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भैया इनका जन्म जो हुआ, इनका राणोजी शिंदे का जो जन्म हुआ, ये आप 1726 नहीं, ये 1700 है, याद रखना 1700 है, तो 1726 नहीं, याद रखना 1726 में मतलब इनका जो जन्म हुआ वो सतारा जिले के कन्हारगढ़ खंड में, कन्हार खेड़ा भी बोल सकते हैं, कन्हार खेड़ में गांव में हुआ था। जिसका कब जन्म हुआ, 1700 में इनका जन्म देखने को हमें मिलता है। कब देखने को मिलता है, 1700 में इनका जन्म देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जैसे आपने 2 नंबर में पूछे, देखिए फॉर्मेट बना के रखा है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स ये वर्तमान में, कि जन्म इनका कहाँ पे हुआ, कन्हार खेड़े में हुआ। सिंधिया वंश के संस्थापक थे, मृत्यु सुजालपुर में हुई। मृत्यु वगैरह ना बता के इसके कुछ आप कार्य या राजधानी भी बता सकते हो। मृत्यु आप यहाँ पर ना बताएं, कोई ज़रूरत नहीं है। माता का नाम वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पिता का नाम जनको जी, पत्नियाँ थीं 2, निम्माबाई और चिमाबाई, माता का नाम द्वारकाबाई। ये ज़रूरत नहीं है याद करने की, आंसर के हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा ऐसे घुस के नहीं पढ़ना कि भैया क्या पढ़ लिया हमने। तो आंसर के हिसाब से पढ़ना कि भैया राणोजी शिंदे का जन्म कहाँ हुआ, कन्हारगढ़ में हुआ, सिंधिया वंश के संस्थापक थे, इनके कुछ कार्य थे। कार्य क्या थे, पहली चीज़ तो आप राजधानी याद रख लो, उज्जैन की राजधानी थी। इनने महाकालेश्वर मंदिर जो था, महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए। अगर आप ये मेंस में 2 नंबर में लिख के आते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा पॉइंट बन रहा है। इसके अलावा 1731 में इनने दिल्ली कूच अभियान में भाग लिया था। याद रखना, एक अभियान हुआ था दिल्ली कूच, उसमें इनने भाग लिया था। बाकी इसके अलावा क्या है भैया, मालवा के औपचारिक प्रशासक के रूप में बालाजी विश्वनाथ ने राणोजी शिंदे को घोषित किया। मतलब आप देख रहे हो, जो मालवा का प्रशासक नियुक्त किया गया, किसने घोषित किया, बालाजी विश्वनाथ ने। ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, बस इतना याद रखना है कि भैया इनको किसने नियुक्त किया था, इसका प्रशासक बालाजी विश्वनाथ ने किया था। अब आपसे आंसर लिखने बोल रहा है भैया 5 नंबर में, तो कैसे लिखोगे 7 नंबर में। तो आप जन्म बता दो, सिंधिया वंश के संस्थापक थे, कार्य बता दो कि राजधानी ने उज्जैन बताई, महाकालेश्वर जीर्णोद्धार करवाया, 1731 में दिल्ली कूच अभियान किया। 2 नंबर में और 5-7 नंबर में बता पाएंगे आराम से आप इसको, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट शासक आप देखोगे, नेक्स्ट देखोगे जयप्पा राजे सिंधिया, या जिनको हम बोलते हैं जयाजी राजे सिंधिया। जयप्पा राजे या जयाजी राजे सिंधिया हम इनको बोलते हैं। आप अब देखोगे कि भैया क्या होता है, ये किसके, जो राणोजी शिंदे थे उनके ये पुत्र थे, मतलब बड़े बेटे थे इनके, जयप्पा राजे या जयाजी राव इनके पुत्र थे। अब इनके टाइम से क्या होता है, वंशानुगत नियुक्तियों की शुरुआत होती है। देख रहे हो आप, इसके पहले राणोजी शिंदे कोई वंशानुगत व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अब जैसे इन्होंने अपने बेटे को अपना पदभार संभाला, मतलब दिया, तो उससे अब वंशानुगत नियुक्तियों का प्रारंभ यहाँ से प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि भैया इनके टाइम पे कुछ काम होते हैं। इनने एक राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। क्या किया, राजस्व व्यवस्था में इनने सुधार किया। इनने क्या किया, जब राजस्व व्यवस्था में इनने सुधार किया तो उस टाइम पे राजस्व जो हुआ वो 65 लाख तक राजस्व इकट्ठा हो गया। 65 लाख रुपए उस टाइम पे, आप देख रहे हो, उस टाइम पे 65 लाख रुपये इकट्ठा कर लिया था इनने। ठीक है, इसके अलावा इनकी होता ये है कि इसके अलावा याद रखना, थोड़ा सा ये याद रखना कि भैया ग्वालियर रियासत के प्रथम राजा माने जाते हैं। ये ग्वालियर रियासत के प्रथम राजा के रूप में अगर हम देखें तो इनको ही माना जाता है, प्रथम राजा को। आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि प्रथम राजा थे। मराठा साम्राज्य में जनरल भी थे, मतलब ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी ज़रूरत नहीं है, बाकी इतना ही लिखोगे कि सिंधिया रियासत के प्रमुख शासक, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्हें राजस्व में सुधार किए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ग्वालियर रियासत के प्रथम राजा माने जाते हैं जयप्पा राजे। इसके अलावा इनको विजय सिंह द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। किसके, नागौर के राजा थे विजय सिंह, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम दत्ताजी सिंधिया। किनको देखते हैं, दत्ताजी सिंधिया। दत्ताजी सिंधिया जो थे वो जयाजी राव के भाई थे। किसके, जयाजी राव के या जयप्पा राजे के भाई थे। ठीक है, जयप्पा राजे या जयाजी राव के भाई थे। 5 साल इन्हें लगभग 1755 से 60 के बीच में शासन किया। इनने क्या किया, जब इनके भाई की मृत्यु हो गई, भाई को किसने मार दिया, विजय सिंह ने मार दिया। किसने मार दिया, जब विजय सिंह ने मार दिया तो इनने क्या किया कि विजय सिंह को पराजित करके, विजय सिंह को, अब एक चीज़ बताइए, जब इनको गद्दी पे बैठना है तो विजय सिंह को पराजित करना पड़ेगा।
तो विजय सिंह को जब इनने पराजित कर दिया, विजय सिंह को पराजित करके इनने गद्दी फिर से अपनाई और अजमेर और आगरा को विजित कर लिया। विजय सिंह को पराजित कर दिया तो अजमेर और आगरा इनके अंडर में आ गए। ठीक है, इसके अलावा याद रखना एक चीज़ और होती है, होती क्या है, इनके टाइम पे एक युद्ध होता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आप डबल ट्रिपल स्टार्ट लगा लो, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन लोग छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो आपको याद रखना है शुक्रताल का युद्ध। कौन सा युद्ध? शुक्रताल का युद्ध। शुक्रताल के युद्ध में ही दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। याद रखना शुक्रताल का युद्ध जो होता है 9 जनवरी भी नहीं याद रखोगे, जस्ट ईयर बस याद रखोगे। 1760 में आप इनका शासनकाल याद रखोगे, 1755 से 1760 के बीच में ने शासन किया। 1760 के टाइम पे ही एक नजीब खान नामक व्यक्ति थे, जिनने मतलब होता ये है, आप यहाँ पे देखना होता ये है कि नजीब खान नामक एक व्यक्ति था, जिसमें इनने दत्ताजी सिंधिया से, इस नजीब खान ने इनसे मदद मांगी थी कि आप बंगाल के युद्ध में, हम बंगाल में अटैक कर रहे हैं तो आप हमारा साथ दीजिए। नजीब खान ने बोला कि आप हमारा साथ दीजिए, लेकिन होता ये है कि इनने साथ के लिए मना कर दिया। तो इसमें शुक्रताल का युद्ध इनसे ही ठन गया भैया इनका, कि इनसे युद्ध कर लिया इनने और दत्ताजी की इसने हत्या कर दी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुक्रताल का युद्ध आप बताओगे किस किस के मध्य हुआ? नजीब खान और दत्ताजी के मध्य हुआ। इसका कारण क्या था? बंगाल पर आक्रमण के साथ न देना। इसके लिए इसमें परिणाम क्या हुआ? तो दत्ताजी की हार हुई और मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप इतना इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट शासक आप देखोगे जनकोजी सिंधिया। क्या देखोगे? जनकोजी सिंधिया 1760 से 61 के बीच में इन्होंने शासन किया। जयाजी राव राजे के ज्येष्ठ पुत्र थे। जयप्पा राजे के, मतलब देख रहे हो जयप्पा राजे के भाई बैठे, फिर जयप्पा राजे के पुत्र बैठेंगे। जयप्पा राजे के पुत्र बैठेंगे जिनको हम जयाजी राव बोल रहे थे, उनके पुत्र थे। अब इनने जो जनकोजी राव सिंधिया थे, इनने पानीपत का जो 3rd युद्ध हुआ था, कौन सा? पानीपत का 3rd युद्ध, अब्दाली वाला आक्रमण, पानीपत 3rd वॉर। ठीक है, 3rd वॉर में होता क्या है कि इस वॉर में ये हार जाते हैं। कौन? जनकोजी राव सिंधिया जो थे, इस वॉर में मतलब ये लोग हार जाते हैं पानीपत के 3rd युद्ध में। जब इनकी हार जाते हैं ये, तो कौन? अब्दाली था, जो कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली ने इनकी हत्या कर दी थी। किसने? अब्दाली ने इनकी 1761 में ही हत्या कर दी। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि भैया पानीपत के 3य युद्ध में किसने भाग लिया था? तो जनकोजी सिंधिया ने भाग लिया था। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब देखोगे आप नेक्स्ट महादजी सिंधिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मेंस के हिसाब से हैं। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से इनका काम भी हो जाता है और भैया थोड़ा सा इनके कार्य भी ऐसे हैं कि जिनको आप पढ़ना बनता भी है, जिनका पढ़ना बनता भी है। ठीक है, तो अब आप पढ़ेंगे महादजी सिंधिया के बारे में। ठीक है, तो अब महादजी सिंधिया में आप देखोगे कि भैया महादजी सिंधिया ने पानीपत के 3य युद्ध में भाग लिया। पहली चीज़ तो आप ये है, पानीपत के 3य युद्ध में भाग लिया। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। होता ये है कि जब ये पानीपत के 3य युद्ध में भाग लिया तो ये वहाँ से बच के भागे। कौन? महादजी सिंधिया वहाँ से बच के भागे। जब वहाँ से बच के भागे तो वहाँ पे एक भिस्ती था जिसको राणे खां। कौन था? राणे खां। तो राणे खां ने इनको यमुना पार करवाई थी उस टाइम पे। तो इनने फिर एक जागीर भी दी थी, कि भैया आपने हमारे लिए बचा लिया हमें, तो हम इस चीज़ के लिए आपको एक जागीर दे रहे हैं, भैया बहुत अच्छी चीज़ की आपने हमें बचा के। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखोगे आप कि 1765 के टाइम पे इनने क्या किया? 1765 में, अब आप बोलते हैं ना कि ग्वालियर का किला, ग्वालियर में कैसे आ गई ये? ग्वालियर में कैसे आ गई? अभी तक वो जैन राजधानी हुआ करती थी इनकी, अब ग्वालियर में आना यहाँ से स्टार्ट होगा। इनने लोकेंद्र सिंह जाट को पराजित कर दिया। आप जब ग्वालियर का किला भी पढ़ते हो तो आप यही पढ़ते हो भैया महादजी सिंधिया द्वारा लोकेंद्र सिंह जाट को हराकर इनने ग्वालियर किले में कब्जा कर लिया। तो कब हराया? 1765 में लोकेंद्र सिंह जाट को ग्वालियर में हराकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। और इनने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया, मतलब अपने राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए इनको सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक, थोड़ा सा आप याद रखना। अगर आपसे 2 नंबर में लिखने को बोलता है तो आप ये पॉइंट जरूर हाईलाइट करना कि भैया इनको सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि भैया होता ये है कि दिल्ली में इनका हस्तक्षेप था। मैंने ये पॉइंट वाइज बताया है कि भैया दिल्ली के शासनकाल में इनका हस्तक्षेप देखने को मिलता है। होता ये है कि भैया जो शाह आलम सेकंड थे, इनने ही गद्दी पर बैठाया था। किन्ने? इनने ही गद्दी पर बैठाया था 1772 में, इनकी मदद से ही बैठा था। अब कैसे बैठा था आप देखना। गुलाम कादिर
गुलाम कादिर जो थे, गुलाम कादिर थे, उनको अपदस्थ कर दिया, उसको अपदस्थ करके अंधा करवा दिया। किसने? मतलब गुलाम कादिर को। इसको पराजित कर पुनः शाह आलम को गद्दी पर बैठा दिया। मराठा पेशवा वकील उल मुल्तक पद दिया, स्वयं नायब वकील बन गए। समझ रहे हो आप? इनने क्या किया भैया, इनने ये किया, दिल्ली में हस्तक्षेप कैसे था, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि भैया जो शाह आलम टू था, शाह आलम सेकेंड था, अब इसको गद्दी चाहिए थी, इसको गद्दी चाहिए थी। अब ये चीज़ जानता था कि भैया हमें कौन बैठा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो कोई ऐसी मुगल सत्ता में कोई ऐसा शासक देखने को नहीं मिल रहा था। ये पहुंच गया किसके पास? मराठाओं के पास। मराठाओं के पास जब ये मराठाओं के पास पहुंच गया तो मराठाओं ने बोला भैया हमारे पास एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है महादजी सिंधिया, बहुत दिमागदार थे, ये आपको गद्दी दिलवा सकते हैं। अब इनने क्या किया कि भैया गुलाम कादिर जो था उसको अपदस्थ कर दिया, अंधा करवा दिया, और फिर बाद में उसको पराजित करके गद्दी बैठा दिया। अब इनने बोला कि हमें बदले में क्या दोगे आप, हमें बदले में क्या दोगे? तो इनने बदले में पद दिया। मराठा पेशवा जो उस टाइम पे हुआ करते थे उनको वकील उल मुतलक का पद दिया, और स्वयं जो थे वो नायब वकील बन गए, नायब बन गए, वकील बन गए, और इनने स्वीकार भी पद किए इस चीज़ के। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि भैया शाह आलम सेकेंड को गद्दी पर बैठाने का काम किसने किया? महादजी सिंधिया ने किया। अब दिल्ली में हस्तक्षेप हो गया। अंग्रेजों के साथ संबंध कैसे थे आप ये भी देख लो। अंग्रेजों के साथ संबंध भी इनके ठीक ठाक थे, अच्छे संबंध थे, मतलब आप बोल सकते हो कि भैया बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि इनके टाइम पे ही सालवाई की संधि हुई थी। आप जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हो 1775 से 82 के बीच में हुआ था, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंग्ल मराठा युद्ध में इनके द्वारा ही सालवाई की संधि करवाई गई थी। सालवाई की संधि अगर आपसे 2 नंबर पूछे तो आप ज़रूर याद रखना कि 1782 में हुई थी, 17 मई 1782 में हुई थी, और प्रथम आंग्ल मराठा की युद्ध के बाद हुई थी। किसने करवाई थी? महादजी सिंधिया द्वारा इसको करवाया गया। इस अंग्रेजों द्वारा इनको महाराजा की उपाधि भी दी गई। कौन सी उपाधि? महाराजा की उपाधि भी दी गई। ठीक है, तो ये चीज़ बस हमें 2 चीज़ याद रखना है कि भैया सालवाई की संधि 1782 में करवाई, इसके अलावा इनको महाराजा की उपाधि दी। बाकी इसके अलावा कुशल सेना नायक थे भैया, कुशल सेना नायक कैसे थे भैया? इन्हें सेना का आधुनिकीकरण किया, सेना को फ्रांसीसी सेना अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया। समझ रहे हो? फ्रांसीसियों द्वारा सेना का प्रशिक्षण करवाया, मतलब आधुनिकीकरण इनने करी है। इसके अलावा पूना के अभियान के समय 1794 में बनवाड़ी नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। बाकी ये ज़रूरत नहीं है याद रखने की। बाकी थोड़ा सा आप पॉइंट अगर बनवाड़ी पूछ ले, कभी बनवाड़ी नामक शब्द आपको देखने को मिल जाए तो बनवाड़ी याद रखना। बनवाड़ी में किसकी मृत्यु हुई थी? महादजी सिंधिया की हुई थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लास्ट टाइम थट्टा पूछ लिया था, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया बनवाड़ी नामक एक नाम याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये महादजी सिंधिया समाप्त हो गए, खत्म हो गए भैया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आप देखोगे दौलत राव सिंधिया। किसका नाम देखोगे? दौलत राव सिंधिया, जिनने 1794 से 1827 के मध्य शासन किया। किसने? दौलत राव सिंधिया। अभी तक युद्ध अपन ने कौन कौन पढ़े? सुक्रताल का युद्ध पढ़ा, सुक्रताल के युद्ध के अलावा और कौन सा पढ़ा? पानीपत का तृतीय युद्ध में किसने भाग लिया, ये पढ़ लिया हमने। इसके अलावा और कौन सा पढ़ा? और ये पढ़ा कि भैया हाँ सालवाई की संधि पढ़ ली। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। शाह आलम सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिला। अब आते हैं हम दौलत राव सिंधिया पे। बता दिया 1794 से 1827 के मध्य ने शासन किया। महादजी सिंधिया के दत्तक पुत्र थे ये। किसे? दत्तक पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? दत्तक पुत्र थे, मतलब सगे बेटे नहीं थे, दत्तक पुत्र थे। इनकी पत्नी कौन हुआ करती थी? बैजाबाई। आपसे बैजाबाई अगर पूछ लेना भैया कभी, तो ये जरूर दौलत राव सिंधिया का नाम जरूर डालना। ये दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी। कौन? बैजाबाई। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे होता ये है कि इनने एक अटैक किया। कहाँ पे अटैक किया? दौलत राव सिंधिया ने ये निज़ाम पे। उस टाइम पे निज़ामों की बनती नहीं थी सिंधिया वगैरह से, सिंधिया होलकरों से इनकी बनती नहीं थी, तो इनने निज़ाम पे अटैक किया। कौन सा युद्ध बोलते हैं इसको? कुडरला का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार भैया, ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कुडरला का युद्ध, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो आपके एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं वो। तो ये कुडरला का युद्ध याद रखना। कुडरला का युद्ध दौलत राव सिंधिया और निज़ाम के मध्य हुआ था, जिसमें इनने निज़ाम को हराया था और बकाया चौथ वसूला था। क्या वसूला था? चौथ वसूला था। किससे? निज़ाम से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? बेली अली था, जिसने युद्ध की नीति का अनुसरण किया। अब होता क्या है? होता ये है कि इसी टाइम पे होलकर जो थे, समझना, होलकर जो थे, होलकरों से बनना बंद हो जाती है। किसकी? सिंधियाओं की। क्योंकि उसका रीज़न क्या था कि भैया जो आंग्ल मराठा युद्ध हो रहे थे उस टाइम पे एक दूसरे के ये खिलाफ हो जाते हैं। अब होता क्या है भैया?
होता ये है कि इनने पेशवा जो थे, याद रखना पेशवा थे, पेशवा ने होलकर के खिलाफ, पेशवा के साथ मिलकर सिंधियाओं ने अटैक किया। किसने? सिंधिया, एक तरफ सिंधिया और वो हो गए, सिंधिया मतलब दौलत राव सिंधिया और पेशवा हो गए, एक तरफ होलकर हो गए। तो इनने अटैक किया था होलकर पे, जिसमें ये हार गए थे। क्या हो गए थे? हार गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ोगे, आप आगे देखोगे, जब ये हार गए ना, जब ये हार गए, समझना, जब ये हार गए तो होलकर के साथ अंग्रेज थे, याद रखना। अब होता ये है कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध में जब ये हार गए, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध जब ये हार गए, तो उसके बाद एक संधि होती है 1803 में। तो आपसे अगर सुरजी अर्जुन गांव की संधि अगर 1803 वाली पूछे, तो आपको बताना है दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, क्योंकि ये सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हार गए थे। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ आपको जरूर याद रखना है कि भैया जयपुर, जोधपुर, गोहद, भड़ौच, गोदावरी नदी के बीच का समस्त भूमि अंग्रेजों को देनी पड़ गई। थोड़े से नाम याद रखना है, पूरे नाम याद नहीं रखना है कि जयपुर, जोधपुर, गोहद नामक स्थान अंग्रेजों को देने पड़ गए थे। किसको? दौलत राव सिंधिया को अंग्रेजों को देने पड़ गए। तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि किस किस के मध्य हुई? दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य देखने को मिलती है। तो 2 नंबर के हिसाब से आपको इसको कंप्लीट करके रखना है। नेक्स्ट संधि आप इनकी देखोगे, अगर नेक्स्ट संधि देखोगे, बुरहानपुर की सहायक संधि, जो कि 1804 में हुई। कौन संधि? बुरहानपुर की सहायक संधि। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दौलत राव और अंग्रेजों के मध्य बुरहानपुर की संधि हुई, 1804 में हुई। युद्ध की स्थिति में सैन्य सहायता के लिए हुई थी कि भैया आप हमारे युद्ध में सहायता करोगे, आप हमारे युद्ध में सहायता करोगे। जब सहायक संधि आप जानते हो कि जब सहायक संधि होती है तो उसमें एक रेजिडेंट नियुक्त होता है, जिनको किसको नियुक्त किया गया? मेलकॉम को। किसको नियुक्त किया गया? मेलकॉम को किया गया। अब अंतिम संधि होती है ग्वालियर की संधि। याद रखना, ग्वालियर की संधि होती क्यों है? ग्वालियर की संधि रीज़न ये था कि इस टाइम पे पिंडारियों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। किसका? पिंडारियों का आक्रमण। जब पिंडारियों का आक्रमण बढ़ गया, किनका? जब पिंडारियों का आक्रमण बढ़ गया, तो ये चीज़ जानते हैं आप कि भैया जो दौलत राव सिंधिया थे, इनको पिंडारियों का नेता बोला जाता था। किनका? पिंडारियों का नेता बोला जाता था दौलत राव सिंधिया को। तो अंग्रेज ये चीज़ जानते थे कि हमारी कौन मदद कर सकता है? सिर्फ दौलत राव सिंधिया ही कर सकते हैं। कौन कर सकता है? दौलत राव सिंधिया कर सकते हैं। अब इसका भैया यही चीज़ हुई, किसके किसके बीच हुई? लॉर्ड हेस्टिंग्स और दौलत राव के बीच में हुई 1817 में, 1817 में, जिसमें पिंडारियों को दमन का वचन दिया। चंबल के दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। समझ रहे हो? पिंडारी उस टाइम पर वहीं बसे हुए थे, उस क्षेत्र ही पूरा दे दिया और पिंडारियों का दमन में इनने वही किया कि हम पिंडारियों को समाप्त करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ अन्य कार्य हैं, आप अन्य कार्य को बता सकते हो कि भैया इनने लश्कर नगर की स्थापना की और इसे राजधानी मतलब ग्वालियर की स्थापना की इनने। आप देख रहे हो ग्वालियर में पहली बार ही लोकेंद्र सिंह जाट को ये आकर इनने हराया था। तो भैया इस नगर की स्थापना इनने 1810 के टाइम पे की और इसमें इसी को राजधानी इनने बना लिया। इसके अलावा मोतीवाला उपनाम से जाने जाते थे, मतलब क्योंकि मोतियों के व्यापार के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार की इनने। तो मोतीवाला इनका अन्य नाम देखने को मिलता है। फूलबाग का निर्माण करवाया। किसका? फूलबाग का निर्माण करवाया और पद्माकर को राजकवि का दर्जा दिया। मतलब आप देख रहे हो जो पद्माकर थे इनके टाइम पे ही थे। किसके समकालीन थे पद्माकर? दौलत राव सिंधिया के पद्माकर समकालीन थे। इसलिए आप इनकी एक पुस्तक पढ़ते हो, अली जहाँ प्रकाश इनके टाइम पे लिखी गई थी, इनको ही डेडिकेटेड है, पद्माकर द्वारा लिखी गई थी। और राजकवि का दर्जा किसने दिया? इनको ही, पद्माकर को राजकवि का दर्जा किसने दिया? दौलत राव सिंधिया ने दिया। तो आपका दौलत राव सिंधिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये संधियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुरजी अर्जुन गांव की संधि, बुरहानपुर की संधि और ग्वालियर की संधि। ये आपको 2-2 मार्क के हिसाब से बहुत अच्छे से रखना है। ग्वालियर की संधि आप थोड़ी सी ज़्यादा के हिसाब से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इनके कार्य भी आप बता लोगे आराम से कि नगर अगर बसाया, राजधानी बनवाई, फूलबाग का निर्माण करवाया, पद्माकर को राजकवि का दर्जा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे कि भैया जनकोजी राव सिंधिया का, दौलत राव सिंधिया के बाद कौन आएंगे? जनकोजी राव सिंधिया। 1827 से 43 के बीच में इनने शासन किया। किसने? जनकोजी राव सिंधिया ने। अब होता यह है कि जो जनकोजी राव सिंधिया थे, जनकोजी राव सिंधिया में हाँ ये बहुत छोटी उम्र के थे, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी इनकी, ज़्यादा एज नहीं थी। इसलिए इनके संरक्षिका के रूप में शासन कौन कर रही थी? बैजाबाई। आप इनके बारे में, बैजाबाई के बारे में जनकोजी राव में ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, तो इनका मूल नाम था मुकुट राव। क्या नाम था? मुकुट राव था। अब इनके टाइम पे इनने कुछ काम नहीं किया, देख रहे हो, बैजाबाई ने काम किया, क्योंकि बैजाबाई ही इनके संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। कौन?
शासन कर रही थी संरक्षिका के रूप में, रेजिडेंट बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, रेजिडेंट बोल सकते हो। तो आप क्या पढ़ोगे भैया, पढ़ोगे बैजाबाई के बारे में। आपसे बैजाबाई पूछता है तो आप यही बताओगे कि भैया बैजाबाई जो थी ये किसकी, दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी और ग्वालियर की महारानी थी, ग्वालियर की महारानी थी। इनने ही जनकोजी राव सिंधिया के टाइम पे अच्छे से शासन चलाया, ठीक है, अच्छे से शासन चलाया। अब होता क्या है, अब देखना इनके बारे में क्या बताओगे। अगर इनसे आपसे पूछेगी भैया कार्य बताइए, इनके कार्य बताइए, तो कार्य में क्या बताओगे आप, कार्य में यही बताओगे पहली चीज़ तो इनने क्या करवाया, जो विश्वनाथ मंदिर था, कौन सा मंदिर था, इसमें लिखा नहीं है, विश्वनाथ मंदिर था, विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी मंडल का निर्माण करवाया, ज्ञानवापी मंडल, ज्ञानवापी मंडल का निर्माण करवाया। इसके अलावा वाराणसी में सिंधिया घाट का निर्माण, वाराणसी में, इसको हटा दूँ, वाराणसी में सिंधिया घाट, थोड़ा सा याद रखना, किसने करवाया, बैजाबाई ने। 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य बैजाताल, ग्वालियर में बैजाताल का निर्माण करवाया, ठीक है, बहुत सारे कुआं तालाबों का निर्माण करवाया। चौथी चीज़ भैया, एक नाम सुना होगा आपने, गोपाल मंदिर, उज्जैन का, बहुत सुना होगा, उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बैजाबाई ने। इसके अलावा एक चीज़ और है, एक चीज़ और क्या है, इनने जो कर्नल स्लीमैन थे ना, ये कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की, और इसके अलावा क्या किया कि भैया जो ठगी प्रथा थी, ठगी प्रथा, इसका अंत करने के लिए इनने सहायता की थी। किसने, कर्नल स्लीवन की सहायता किसने की, बैजाबाई ने की, कि भैया ठगी प्रथा को समाप्त कर सकें। और इसके अलावा विलियम बेंटिक की सहायता से बैजाबाई को उज्जैन स्थानांतरित करवाया गया, उज्जैन स्थानांतरित करवाया गया विलियम बेंटिक की सहायता से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। कार्य में मुख्यतः कार्य आप याद रखना भैया, बैजाताल का निर्माण, बैजाताल के अलावा गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर, इसके अलावा और क्या, सिंधिया घाट वाराणसी में, सिंधिया घाट, और जो, हाँ, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर में मंडप का निर्माण करवाया, ज्ञानवापी मंडप का निर्माण करवाया, और बस इतनी, और बैजाताल तो है ही है। तो ये इसके कार्य थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट शासक में आते हैं हम, जयाजी राव सिंधिया। कहाँ पे आते हैं, जयाजी राव सिंधिया, जिनने 1843 से 86 के बीच में, 86 नहीं है ये, शायद 46 है, ठीक है, 86 जो भी हो, ठीक है, ईयर ज़्यादा फोकस नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो इनका मूल नाम क्या था, भागीरथ राव, क्या नाम था, भागीरथ राव। ये जस्ट कितने वर्ष के थे, 8 वर्ष के थे जब ये गद्दी पे बैठ गए। कितने वर्ष के थे, 8 वर्ष के थे, ठीक है। इनके टाइम पे एक व्यक्ति थे, खासगी वाले, दादा साहेब खासगी वाले। इनने ही ग्वालियर में सेना का एकत्रीकरण किया इनके टाइम पे, समझ रहे हो, कौन थे, खासगी वाले थे। और इनने ही इनके टाइम पे थोड़ा सा सेना बनाई और सेना को इकट्ठा किया, और खासगी वाले को ही रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। और काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी का समस्त प्रशासन सौंप दिया गया किसको, खासगी वाले को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इनके टाइम पे होता क्या है कि अंग्रेज और इनके मध्य युद्ध होता है, और अंग्रेजों से ये हार जाते हैं। इसलिए ये शासन किसको भेज दिया गया, काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी को पूरा शासन सौंप दिया गया, प्रशासन सौंप दिया गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब इनने कुछ योगदान किया, स्थापत्य में योगदान किया, राजस्व में योगदान किया, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे, पहली चीज़ तो याद रखो कि भैया इनने इजारेदारी भू राजस्व व्यवस्था को समाप्त करके, याद रखना, इनने एक नई व्यवस्था लागू की, भूमि बंदोबस्त व्यवस्था। कौन सी, भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको हम भू बंदोबस्त व्यवस्था भी बोलते हैं। कौन सी, भू बंदोबस्त व्यवस्था भी बोलते हैं। इजारेदारी को समाप्त कर दिया। इसमें क्या होता है भैया, राजस्व सेवक को भूमि दान दे सकता है था, परंतु स्थायी रूप से नहीं होगी। दान तो देगा लेकिन स्थायी रूप से नहीं होगी, कभी भी हम वापस ले सकते हैं। एक इनका ये मुख्य कार्य था जो कि राजस्व रिलेटेड था। आप देख सकते हो राजस्व रिलेटेड कार्य इनका देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप स्थापत्य कला जब देखोगे तो इनके कुछ बहुत अच्छे महलों का निर्माण किया इनने। एक जयविलास महल, जलविहार, कंपू कोठी और मोती महल, इनने 4 महलों का निर्माण करवाया। कौन कौन से, जयविलास, मोती महल, जलविहार और कंपू कोठी। तो ये इनने कुछ निर्माण करवाए। जयविलास महल आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। ये इटालियन स्थापत्य कला में निर्मित है। वास्तुकार इनके कौन थे, माइकल फेरोज। कौन थे, माइकल फेरोज थे। 1862 से लेके 74 से बीच में इसका
निर्माण करवाया गया। इसके अलावा और क्या भैया, मोती महल आप देख लो। मोती महल मध्य भारत की विधानसभा रही है पहले, याद रखना, लाल चूना पत्थर से निर्मित है और पाश्चात्य शैली से इसका निर्माण करवाया गया है। 2 नंबर के हिसाब से आप थोड़ा सा याद रखना है कि भैया मध्य भारत की पहले विधानसभा रही है, लाल चूना पत्थर से निर्मित है और पाश्चात्य शैली से इसका निर्माण किया गया है। खम्पू कोठी, जयविलास महल और जल विहार, ये थोड़े से आपको याद रखना है। राजमहल तालाब भी आप याद रख सकते हो, इनने राजमहल तालाबों का निर्माण भी इनने ही करवाया था, माइकल फिरोज व मुंशी बालमुकुंद के द्वारा। ठीक है, तो ये इनके कुछ स्थापत्य कला में योगदान हो गया। अब इनके टाइम पे ही आप याद रखना, जयाजीराव सिंधिया के टाइम पे ही 1857 की क्रांति होती है। सबको पता होगा मेरे हिसाब से 1857 की क्रांति में सिंधियाओं की भूमिका क्या थी, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये मेरे हिसाब से सबको पता होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन लिखने को आ जाता है तो आप डायरेक्टली इनको गलत नहीं बोल सकते, आप इनको डायरेक्टली गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका देखने को मिलती है, खुल के नहीं मिलती लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। होता क्या है, लक्ष्मीबाई जी ने जब आक्रमण किया, रानी लक्ष्मीबाई ने जब आक्रमण किया तो जयाजीराव सिंधिया अपनी संपूर्ण सेना तथा कोषागार के ग्वालियर में छोड़कर आगरा भाग गए। कहाँ चले गए, आगरा भाग गए। ठीक है, आगरा भाग गए। और इनका एक कोषागार हुआ करता था, अमरचंद भाटिया। ठीक है, अमरचंद हुआ करता था, याद रखना, उसने पूरा कोषागार खोल दिया। क्या कर दिया, कोषागार खोल दिया, जिसका उपयोग कहाँ किया गया, स्वतंत्र संग्राम में किया गया। अब आप बोल सकते हो कि भैया भागे थे, ठीक है, खोल के क्यों भागे थे, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया इनका जो प्रशासन था, इनका शासन था, 1857 क्रांति में भूमिका थी, ये अप्रत्यक्ष रूप से मतलब अच्छी थी, लेकिन अंग्रेजों के साथ सिंधिया सम्मिलित थे, संधि की थी, इस कारण से वो खुल के सामने नहीं आ पाए। तो ये चीज़ आप बोल सकते हो। गंगादास की बगिया, जिसमें लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार किया गया, उस जागीर को वापस कर दिया, उस जागीर को वापस कर दिया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। अतः यह सभी घटनाक्रम 1857 क्रांति में इनकी अप्रत्यक्ष भूमिका को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के साथ सिंधिया की संधि थी, इसलिए उनने प्रत्यक्षतः भाग नहीं लिया। तो आप थोड़ा सा ये याद रख लेना कि ये कैसी भूमिका थी। ठीक है, अब नेक्स्ट शासक आप देखोगे माधवराव सिंधिया, माफ करना, माधवराव सिंधिया फर्स्ट, जो कि 1886 से 1905 तक इनका शासन देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सिंधिया, माधवराव सिंधिया। 10 वर्ष की आयु में ये गद्दी पे बैठ गए। ठीक है, जयाजीराव और जियाबाई के पुत्र थे, जयाजीराव के पुत्र थे, ये बोल सकते हो आप। काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी नियुक्त की गई थी, क्योंकि बच्चे थे, वयस्क नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी इनके टाइम पे भी देखने को मिलती है, वही शासन कर रही थी। ठीक है, अब इनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे कि भैया इनने बहुत सारे कुछ ऐसे बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे। इनको माधव महाराज जनता बोलती थी, क्या बोलती थी, माधव महाराज। ठीक है, डाक विभाग की स्थापना, भू अभिलेख की स्थापना इनने करवाई। इनकी मृत्यु हुई पेरिस में हुई 1925 में जाके। ठीक है, तो अब देखोगे आप इनके कुछ बहुत अच्छे काम है, देखिए आप, बहुत अच्छे अच्छे इनने काम किए माधवराव सिंधिया में, मतलब काम जो किए हैं वो सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही किए हैं वो सिंधिया रियासत में। ठीक है, तो माधवराव सिंधिया को भी आप बहुत अच्छे से 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, तीनों के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। आप देखोगे सबसे पहला काम, कुशल प्रशासक के रूप में, मतलब राज्य जब बनी है तो इनने ऐसा क्या काम किया कि भैया कुशल प्रशासक साबित हो गई है कि भैया ये कुशल एक प्रशासक थे। तो क्या था, हुआ क्या कि भैया केंद्रीय प्रशासन को गतिशीलता प्रदान करने के लिए इन्हें 9 विभागों की स्थापना करवाई। याद रखना, 9 विभाग बनाए। क्या बनाए, 9 विभागों की स्थापना करवाई। और इस 9 सदस्यों की कमेटी में को गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर कहा जाता था। 9 सदस्यों की कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर कहा जाता था। आप ये याद रखना कि भैया 9 विभागों की स्थापना करवाई, इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर। 1887 में नगर पालिका, 1912 में पंचायतों का गठन भी इनके टाइम पे ही हुआ। याद रखना, 1887 में नगर पालिका, 1912 में पंचायतों का गठन करवाया। पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई। GIL ग्वालियर इंदौर लाइन रेलवे का गठन किया। ठीक है, कौन कौन सी, ग्वालियर GIL बोलते हैं हम इसको, ग्वालियर इंदौर लाइन। ठीक है, उसकी इनने स्थापना करवाई। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। मजलिस ए आम तथा मजलिस ए कानून 2 संस्थाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी, मजलिस ए आम और मजलिस ए कानून। क्यों करवाया, क्योंकि प्रशासन को हम पारदर्शी बना सकें। प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए इनने मजलिस ए आम और मजलिस ए कानून नाम की 2 संस्थाओं का निर्माण करवाया। तो आप देखोगे प्रशासक के रूप में भैया 9 विभाग की स्थापना करवाई, नगर पालिका, पंचायत, पुरातत्व विभाग, रेलवे और मजलिस ए आम, मजलिस ए कानून 2 संस्थाएं बनाई, जो कि पारदर्शी शासन को बनाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप शिक्षा क्षेत्र में योगदान।
इनने शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान दिया। अब होता क्या है, शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए इनने क्या किया, मतलब देखना आप, प्रभाव मतलब शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, इनने क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। इस कारण से इनको जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उनने DCL तथा जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी थी उनने LLD की उपाधि दी। कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि भैया इनको ऑक्सफोर्ड और एडिनबरो यूनिवर्सिटी से कुछ उपाधियाँ दी गई थी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए। ये नहीं भी रखोगे याद, लेकिन नीचे के जो 2 पॉइंट हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना है। इनने विक्टोरिया कॉलेज की स्थापना की, आधारशिला रखी 1903 में। इसके अलावा सरदार कॉलेज की स्थापना भी इनने करवाई, जिसको वर्तमान में सिंधिया स्कूल बोलते हैं। ठीक है, 1897 में सरदार कॉलेज, 1903 में विक्टोरिया कॉलेज, 2 नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे सिंचाई व्यवस्था में योगदान। सिंचाई व्यवस्था में क्या योगदान दिया भैया, देखो प्रथम सिंचाई विभाग की स्थापना करवाई, ग्वालियर के पृथक सिंचाई विभाग की स्थापना करवाई। और इसके अलावा 3 बांधों का निर्माण करवाया, जिसको आप MP ज्योग्राफी में पढ़ते हो, हरसी, तिघरा और ककेटू। 3 बांधों का निर्माण किसने करवाया, माधवराव सिंधिया ने। किसने करवाया, माधवराव सिंधिया ने 3 बांधों का भी निर्माण करवाया। ठीक है, सिंचाई विभाग की स्थापना करवाई और वो करवाया। सेवानिवृत्त सिंचाई महानिदेशक सिडनी प्रेस्टन को ग्वालियर रियासत की सिंचाई संभावना का सर्वेक्षण करवाया। आपसे 3 पॉइंट लिखने को बोलेगा, अगर 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। भैया प्रेस्टन से सिंचाई संभावना का सर्वेक्षण करवाया, सिंचाई विभाग और 3 बांधों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे उद्योग क्षेत्र में योगदान। उद्योग क्षेत्र में योगदान भी आप देखोगे तो भैया द ग्वालियर, जिसको हम बोलते हैं पोल्ट्रीज पढ़ते हैं जो, वो पोल्ट्रीज बोलते हैं, पोल्ट्रीज की स्थापना इनके प्रयासों से हुई ग्वालियर में। इसके अलावा औद्योगिक विकास मंडल 1920 में इसकी स्थापना करवाई गई। औद्योगिक विकास मंडल की स्थापना किसकी मदद से करवाई गई, इनकी मदद से ही करवाई गई। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ, लाख के खिलौने बनने लग गए। तब ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स का पुनर्गठन किया गया इनके टाइम पे। पहले यह मिस्त्री खाना थी, बाद में इसका ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से पुनर्गठन किया गया 1905 में। तो आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है, ग्वालियर पोल्ट्रीज, औद्योगिक विकास मंडल, लघु कुटीर उद्योग का विकास, ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स का भी पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे राजस्व प्रशासन व्यवस्था इनकी देखोगे तो राजस्व प्रशासन व्यवस्था में भी इनका देखने को मिलता है कि प्रशासन 4 भागों में डिवाइडेड था, ग्राम स्तर, परगना, जिला और प्रांत। ठीक है, भू राजस्व की कोई व्यवस्था, विशेष व्यवस्था नहीं देखने को मिली, इजारादारी प्रथा ही देखने को मिलती है। इसके लिए पहले हमने भू बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ी, जिसमें अगर किसी को व्यक्ति को जमीन दे देते उसको आप हमेशा के लिए नहीं दे सकते, मतलब कभी भी आप वापस ले सकते हो, लेकिन इनके टाइम पे इजारादारी प्रथा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ इनके राजस्व में कुछ प्रशासन व्यवस्था में हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पूरे माधवराव सिंधिया जी भी समाप्त हो गए। आप देखें इनका योगदान कुशल प्रशासक के रूप में शिक्षा क्षेत्र में, सिंचाई व्यवस्था में, उद्योग क्षेत्र में, राजस्व प्रशासन व्यवस्था में। ठीक है, अब नेक्स्ट शासक है हमारे जीवाजी राव सिंधिया। कौन है, जीवाजी राव सिंधिया, जो कि हमारी सिंधिया रियासत के अंतिम शासक हैं। कौन है, अंतिम शासक हैं। 9 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठ गए। 1925 के टाइम पे 9 वर्ष के थे, सिर्फ देख रहे हैं 9 वर्ष की थे। 1936 में प्रशासन का अधिकार तथा महाराज की उपाधि इनको दी गई। अब एक चीज़ बताओ, अंग्रेज तो इनके अंडर में थे, मतलब अंग्रेजों के अंडर में थे, तो अगर देखा जाए तो इनको जनरली जो शासन की व्यवस्था दी गई वो 1936 में इनने प्रशासन में मुख्यतः भाग लेना स्टार्ट कर दिया। कब, 1936 में। और इनके टाइम पे ही ग्वालियर रियासत का विलय हो गया, किसमें, भारत में। भारत संघ में विलय किसके टाइम पे हुआ, जीवाजी राव सिंधिया के टाइम पे भारत संघ में विलय हो गया। कब हो गया भैया, 23 जनवरी 1938 को इनने विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिए। विवाह इनका किससे हुआ, विजया राजे सिंधिया, जिनका मुख्य मूल नाम था दिव्येश्वरी। जीवाजी राव सिंधिया का विवाह किससे हुआ, दिव्येश्वरी से। 23 जनवरी 1948 में इनने विलय पत्र में साइन कर दिए। इनके भी अगर आप कार्य देखोगे तो कार्य इनके प्रशासक के रूप में अगर आप देखो तो इनने क्या किया है कि किसानों की उन्नति के लिए सहकारी संस्थाओं की स्थापना करवाई और पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात करने हेतु डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी को ग्वालियर बुलाया। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके लिए किसने, मतलब एक हिसाब से पंचवर्षीय योजनाओं की प्रकृति की शुरुआत नहीं करवाई, और उसके लिए किसको बुलाया, राधा मुकुंद मुखर्जी को ग्वालियर में इनने बुलाया। इसके अलावा और क्या है, भारत संघ के निर्माण में भूमिका, भारत संघ के निर्माण में बताया ग्वालियर रियासत की भूमिका क्या थी। आप देखोगे यहाँ पे इनके बारे में अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, अगर कहीं पूछता है तो ये थोड़ा सा आप रीड जरूर करके जाना कि भैया भारत संघ निर्माण में सिंधिया रियासत की भूमिका क्या हो सकती है, क्या ऐसा था कि भैया सिंधिया रियासत ने बहुत लोगों को प्रभावित किया। तो याद रखना कि 1947 में ग्वालियर रियासत का विलय हुआ,
47 में ग्वालियर रियासत का विलय हुआ। ठीक है। दिल्ली में 25 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन करने का निर्णय लिया, जिसके प्रमुख कौन थे? ग्वालियर के महाराज थे। 25 रियासतों को बुलाया गया, बोला भैया हम मध्य प्रांत का गठन करेंगे, और आप इसके प्रमुख कौन हो गए? ग्वालियर के महाराज हो गए। 500 में से 74 करोड़, मतलब 500 रियासतों में से 74 करोड़ की संपत्ति मिली, जिसमें 54 करोड़ ग्वालियर रियासत ने दिए। आप देख रहे हो टोटल 74 करोड़ की संपत्ति मिली थी भारत संघ को निर्माण के लिए, लेकिन 54 करोड़ किसने दिए? ग्वालियर ने दिया। किसने दिए? ग्वालियर ने दिए, जिसकी आभार व्यक्त किसने की? भैया सरदार पटेल ने इसका आभारी व्यक्त किया कि भैया हम आपके आभारी हैं, आपने 20, मतलब देख रहे हो 54 करोड़ यार, 74 करोड़ में से किसने? ग्वालियर रियासत ने दिया। राजगोपालाचारी सत्ता का परित्याग अत्यंत प्रसन्नता से, मतलब इनने, राजगोपालाचारी ने बोला कि भैया सत्ता का परित्याग इनने बहुत प्रसन्नता से किया कि भैया आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम भारत संघ में जुड़ के ही रहेंगे, हमें अलग नहीं जाना है। ठीक है। बाकी इनका शिक्षा में योगदान देखो तो गजराजी मेडिकल कॉलेज, जो प्रथम मेडिकल कॉलेज बोला जाता है, इनने ही बनवाया। माधव इंजीनियरिंग कॉलेज भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कौन सा है भैया? कन्या महाविद्यालय, सिंधिया स्कूल का आधुनिकीकरण किया। जॉर्ज कैसल भवन भी शिवपुरी में जो बनवाया है, पर्सियन एवं इटालियन शैली में बना है, वो भी किसने बनवाया? माधवराव सिंधिया ने बनवाया, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। गजराजी मेडिकल कॉलेज, माधव इंजीनियरिंग कॉलेज, कमला राजे कन्या महाविद्यालय, सिंधिया स्कूल का आधुनिकीकरण, ये इनके कार्य मुख्य शिक्षा में योगदान देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या? ये हो गए पूरी तरह से हमारे क्या भैया? शासक पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब हमें थोड़ा सा और पढ़ना है कि भैया सिंधिया रियासत जो थी, सिंधिया रियासत का प्रशासनिक परिदृश्य कैसा था, क्योंकि आजकल जो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, किसमें? 10 नंबर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इकट्ठा करके पूछ रहा है कि भैया प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सिंधिया रियासत के धार्मिक, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को समझाइए, 10 नंबर में इकट्ठा पूछेगा। ठीक है। तो आप इस आंसर को कैसे लिख सकते हो, ये आपको इसमें देखना है। इस आंसर को अगर पूछा जाता है तो आप कैसे लिख सकते हो, तो याद रखना। तो होता क्या है? होता ये है कि भैया राणोजी शिंदे ने उज्जैन से मराठा शासन को सहयोग दिया। राणोजी शिंदे जब गद्दी पर बैठे तो उस टाइम पे ये मराठा शासन के अंडर में थे। ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम देखें तो दीवान, मजूमदार, फडणवीस, कमाविसदार आदि नियुक्ति पुणे दरबार से की जाती थी। उस टाइम पे जो नियुक्तियां होती थी वो पुणे दरबार से होती थी, पेशवा से होती थी, याद रखना, पेशवा से होती थी, बस इतना याद रखना है। सेना को यूरोपीय शैली में संगठित करने की व्यवस्था महादजी सिंधिया द्वारा अपनाई गई थी, हम पढ़ चुके हैं। दौलत राव सिंधिया ने राजधानी स्थानांतरित करवाई, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है। इसके अलावा कर्नल स्लीमैन ने जनकोजी सिंधिया के समय अंग्रेजी रेजिडेंट बनाया। अब स्लीमैन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बाईजाबाई जो थी इनने सहायता की थी इसके लिए, तो आप प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी ठगी प्रथा को लेके बता सकते हो। राज्य को 2 प्रांतों में विभक्त करवाया गया, उत्तरी ग्वालियर और दक्षिणी मालवा, 2 प्रांतों में। जिला, परगना, गांव, हल्का, ये 4 हिस्से थे एक रियासत के अंदर। ये थोड़ा सा आपको रीड करके रखना है प्रशासनिक परिदृश्य में, भैया ऐसी ऐसी चीज़ें थीं। प्रशासनिक व्यवस्था उस टाइम पर नियुक्तियाँ पुणे दरबार से होती थी, सेना यूरोपीय पद्धति में जो थी, दौलत राव सिंधिया ने राजधानी स्थानांतरित करवाई, कर्नल श्रीमैन का साथ बाईजाबाई ने दिया। प्रांत 2 हिसाब से डिवाइडेड था, उत्तरी और दक्षिणी। इसके अलावा और क्या? जिला, परगना, गाँव और हल्का में डिवाइडेड था ये चीज़ें। अब देखोगे आप क्या देखोगे? अब सामाजिक परिदृश्य, कौन सा? सामाजिक परिदृश्य। सामाजिक परिदृश्य में आप देखो तो ठगी प्रथा का अंत देखने को मिलता है। किसने? बाईजाबाई ने स्लीमैन की मदद की थी भैया इस चीज़ के लिए। शिक्षण संस्थान और अस्पताल की स्थापना देखने को मिलती है बहुत सारी। गजराजी मेडिकल कॉलेज, कमला राजी कन्या महाविद्यालय, ठीक है, सिंधिया स्कूल का आधुनिकीकरण, जिसको हम सरदार कॉलेज नाम से स्थापना की गई, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। महिला शिक्षा हेतु कन्या विद्यालय व महाविद्यालय की स्थापना करवाई, ये हमने पढ़ ही लिया। न्याय व्यवस्था में अगर देखें तो ग्रामीण स्तर पर पंचायत व्यवस्था विद्यमान थी जो न्याय का कार्य करती थी। मैंने बताया पंचायतों का गठन किया गया, नगर निगम का, नगर पालिका का गठन किया गया उस टाइम पे ये, और मुस्लिमों के लिए काजी न्याय करती थी। आपको याद रखना, जो न्याय व्यवस्था हमें प्रोवाइड करती थी। आप देखोगे आर्थिक परिदृश्य, कौन सा परिदृश्य? आर्थिक परिदृश्य भी देखोगे तो राणोजी सिंधिया के टाइम पे सरजाम शाही प्रदान किया जाता था। हम ये सरजाम शाही उसमें भी पढ़ते हैं जब हम मराठा पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत 65 लाख रुपए आय की प्राप्ति हुई थी। ये राजस्व व्यवस्था है, याद रखना, सरजाम शाही, जो इनके टाइम पे, राणोजी सिंधिया के टाइम पे वसूली जाती थी। कर वसूली के लिए इजारेदारी व्यवस्था पर प्रचलित थे, उस टाइम पे इजारेदारी व्यवस्था प्रचलित थी। वित्त वसूली हेतु अमीन मजूमदार अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना है भैया। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होती थी जो हमारे लिए
वित्त वसूली करते थे। ग्रामीण स्तर पर पटवारी, कानूनगो और मुकदम अधिकारी कार्यरत थे। किस चीज़ के लिए? आर्थिक परिदृश्य को सुधारने के लिए। ठीक है। सांस्कृतिक परिदृश्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे डायरेक्टली 7 नंबर में 10 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सांस्कृतिक परिदृश्य में आपको याद रखना है कि भैया सिंधिया शासनकाल में मंदिरों का निर्माण हुआ जो कि अधिकतर नागर शैली में निर्मित हुए। ठीक है। छतरियाँ, बहुत सारी छतरियाँ नियुक्त हुई, छतरियों की स्थापना करवाई गई। जैसे राणोजी सिंधिया की सुजालपुर में है, दौलतराव सिंधिया की छतरीबाग ग्वालियर में है, गजराज सिंधिया की ग्वालियर में है, शंखराज सिंधिया ग्वालियर, माधवराव सिंधिया शिवपुरी, जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर। ये आपको छतरियाँ याद रखना है कुछ। इसके अलावा जो इनकी मूर्तियाँ थी, मूर्तियाँ मराठी शैली में स्पष्ट दिखाई देती, जो मराठा शैली अपनाई गई थी उस शैली में दिखती थी। चित्रकला आप देखें तो महाजी सिंधिया के काल में चित्रकला विशेष उल्लेखनीय थी। उज्जैन के महाराजा वाड़ में भित्ति चित्र महाकाल परिषद में अवलोकितेश्वर के चित्र देखने को मिल रहे हैं। तो आप बता दो कि चित्रकला में महाजी सिंधिया के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसके अलावा महाराजा वाड़ा में जो कि उज्जैन में है, और इसके अलावा अवलोकितेश्वर के चित्र देखने को मिले हैं महाकाल परिसर में, तो वो इनके टाइम पे ही प्रचलित थे। संगीत घराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर घराना की स्थापना हुई महाजी सिंधिया के द्वारा। कीर्तन की स्थापना करवाई हुसैन खार, शंकर पंडित, विष्णु दिगंबर ग्वालियर घराना में से संबंधित देखने को मिल रहे हैं। संगीत में आप ग्वालियर घराना का नाम लिख सकते हो। ठीक है। स्थापत्य भैया बताने की आवश्यकता है क्या? सब कुछ लिख दो स्थापत्य में। क्या कहे? जय विलास पैलेस, कमला राज भवन, कमला राजा महाविद्यालय, विक्टोरिया, उज्जैन में गोपाल मंदिर, ग्वालियर के राम, मतलब आपको जितने पिछले पहले पढ़े हैं अभी, जितने जिसका निर्माण करवाया है वो आप सब इसमें लिख सकते हो बेहतरीन ढंग से। कुछ बाकी नहीं रहेगा, बस फॉर्मेट यही रखना है आपको। छतरियाँ बता दो, मूर्तियाँ बता दो, चित्रकला बता दो, संगीत बता दो। पढ़ा आप शासकों में सके सब कुछ पढ़ चुके हो, बस आपको फॉर्मेट बता के लिखना आना चाहिए। ठीक है। अब देखोगे आप इनका धार्मिक परिदृश्य, लास्ट टॉपिक है हमारे सिंधिया रियासत का। कौन सा? धार्मिक परिदृश्य। मराठाओं की भांति सिंधिया भी कुल देवता मल्हारी मार्तंड थे। कौन थे? मल्हारी मार्तंड थे। प्रशासनिक विभागों में देवस्थान एवं धर्मदाय विभाग की स्थापना अलग से की जाती थी कि भैया हम दान करेंगे, उसके लिए अलग से वो थी। शैव वैष्णव धर्म का अत्यधिक प्रचलन देखने को मिलता है। सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी थे एवं अन्य धर्मों के प्रति भी उदारता का परिचय देते थे। मतलब आप देख सकते हो कि सनातन के प्रति तो कट्टर थे, लेकिन अन्य धर्मों को भी उन्होंने बराबर से महत्व दिया। सिंधिया वंश द्वारा मध्य युग में कुछ वर्षों से बंद सिंहस्थ मेला का आयोजन पुनः प्रारंभ किया गया। तो आप याद रखना, जो सिंहस्थ मेला है प्रारंभ किया गया था, जो अभी चल रहा है सिंहस्थ महाकुंभ, वो इनके टाइम पे ही आयोजन फिर से स्टार्ट किया गया था। तो आप इनके धार्मिक परिदृश्य में बताओगे कैसे? भैया ये लोग क्या थे? ये लोग कट्टर अनुयायी तो थे सनातन के, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति उदार भी थे। शैव वैष्णव धर्म प्रचलित था। विभागों के रूप में देवस्थान और धर्मदाय नाम से विभाग स्थापन करवाए गए थे। इसके अलावा सिंहस्थ मेला का प्रारंभ इनके टाइम पे ही करवाया गया था। ठीक है। तो ये हमारी पूरी तरह से सिंधिया रियासत समाप्त हो गई। आप लोगों को अगर क्लास और कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से मैं जो अपना बता दूं, इस कंटेंट से ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। मैं आपको पेपर मेंस के बाद दिखा दूंगा कि भैया इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अगर सिंधिया से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। सिंधिया के बाहर अगर दूसरी रियासत से आता है तो एक अलग चीज़ है कि भैया उसको भी हम दिखाएंगे कि ये हमारे नोट से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। कंटेंट बना हुआ मिल रहा है, अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप उन लोग को शेयर ज़रूर करें जो इन चीज़ों की ज़रूरत जिनको है। ठीक है। तो पसंद आ रही है क्लास भैया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। तो धन्यवाद आपको आज के लिए।